हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम क्लासेस। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से आए हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, क्या नाम है? जनन स्वास्थ्य। आज हम लोग बात करेंगे जनन स्वास्थ्य के बारे में कि जो हमारा जनन स्वास्थ्य है इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं या किसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे तो देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर से या इस टॉपिक से जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है वो कौन सा फेमस क्वेश्चन है? परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां या जनसंख्या नियंत्रण को आप कैसे जनसंख्या नियंत्रित कर सकते हैं। ये जो दो क्वेश्चन हैं ये बहुत ही फेमस है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में क्या कर सकते हैं, पूछे जाते हैं। मोस्टली हर साल ही क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम लोग बात करते हैं कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जनन के बारे में पढ़ लिए हैं कि जनन क्या होता है, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। तो जो जनन होता है, जैसा कि मैंने बताया कि जो जनन होता है, जीवों में अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है, इतना तो सबको पता है। अब स्वास्थ्य के बारे में जो हमारा हेल्थ है, ठीक है, जो हमारी स्वास्थ्य है, जनन करने से हमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ठीक है, या जनन करने से, जनन नहीं करने से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो जनन स्वास्थ्य में हम लोग क्या क्या देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति इस एज में पहुंचता है तो उसे कैसे रहना चाहिए, कैसे खान पीना, इसका मतलब कैसे बिहेव रहना चाहिए, किसके साथ वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कैसे जनन कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत है। जनन स्वास्थ्य कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग किसी के साथ फिजिकली अटैच होते हैं, ठीक है, तो उस समय जब फिजिकली अटैच होते हैं किसी के साथ तो इससे बहुत सारी बीमारियां क्या होती हैं बच्चों, हमारे लाइफ में, हमारे जीवन से क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, आप लोग एक बीमारी का नाम सुना होगा जिसका नाम है एड्स। ठीक है, क्या नाम है? एड्स है। ठीक है, ये क्या है? बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। ठीक है, एड्स और HIV के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, एड्स हो गया, गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गई, ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चों, ये जनन के अंतर्गत ही क्या आती हैं, फैलती हैं या इसी के द्वारा फैलती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है परिवार नियोजन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि परिवार नियोजन क्या होता है। तो जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत हम लोग अपने आप को कैसे फिट रखते हैं, कैसे हम लोग अपने स्वास्थ्य को, अपने जो हमारा लाइफ है, जो हमारा स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, उसको हम लोग कैसे सही रखते हैं, इस चैप्टर में इसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है या डिस्कस करना है। तो एक जो क्वेश्चन मैंने उठाया यहाँ पे जिसका नाम है परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण क्या है। ठीक है, देखिए जनसंख्या नियंत्रण क्या होता है। ठीक है, किसी भी फैमिली के अंदर या किसी भी व्यक्ति का जो परिवार है इसके अंदर जितने कम बच्चे रहेंगे या जितनी छोटी फैमिली रहेगी उतनी ही क्या रहेगी, खुशहाल फैमिली रहेगी। जो आज की स्थिति है बच्चों, इस स्थिति को देख के क्या कहा जाता है कि जितनी छोटी फैमिली रहेगी उतनी ही क्या होगा, यहाँ पे खुशहाली रहेगी। क्योंकि इतनी पढ़ाई लिखाई महंगी हो गई है, इतनी सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं कि इनको जो पालना है, जो पढ़ाना है, लिखाना है, खिलाना है, रहना है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जनसंख्या नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के घर 5 बच्चे हैं और इनके घर पे कोई भी जॉब नहीं है तो कैसे सरवाइव करते होंगे। इस समय आप लोग सोचें, जो इस समय की जो स्थिति चल रही है, जो कोरोना काल की स्थिति चल रही है, इस समय जिसके यहाँ पे ऐसे परिवार होंगे, ठीक है, ऐसी फैमिली होगी जहाँ पे 5 फैमिली, 6 फैमिली, 8, बहुत सारे लोगों को 12-13 फैमिलियाँ होती हैं, इतने सारे परिवार होते हैं। तो उन परिवार में अगर एक भी जॉब नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, तो उस समय इनका परिवार कैसे चलता होगा।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, ये सारी चीज़ें पहले से हैं, लेकिन इस दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो और आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में पेपर देना है तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं स्कॉलरशिप टेस्ट। ये टेस्ट 25 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट का होगा और इस टेस्ट में जो भी टॉप रैंक पर आएगा उसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 6 महीने के लिए बिल्कुल फ्री में मिलेगा और सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक वालों को 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसमें क्लास 10 का मैथ और साइंस में जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनका टेस्ट लिया जाएगा और 12th वालों का पीसीएमबी में जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसका टेस्ट लिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करना है और वहां पर आपसे इनवाइट कोड में शुभम UP10 जैसे ही डालोगे आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हो। ये टेस्ट दोपहर को संडे को 25 जुलाई 12:30 बजे होगा और जो भी टॉप रैंक पर आएगा उसे शुभम क्लासेस की तरफ से भी प्राइज मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक है, अभी जाकर इनरोल कर लो। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत अब हम लोगों को है। ठीक है, जो आप लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो किसी भी काम को क्या करता है, आगे करवा सकता है या आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में क्या करते हैं, जानते हैं या समझते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, जो हमारा पहला जो पॉइंट है जिसका नाम है शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार। बच्चों, शिक्षा की सुविधाओं का जो विस्तार है, ठीक है, ये क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगर जितनी ज़्यादा शिक्षा हम लोग किसी को देंगे उतना उनके माइंड का क्या होगा, विकास होगा और उनके माइंड का उतना विकास होगा। अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो अपने बारे में भला बुरा क्या कर सकता है, वो सोच सकता है। ठीक है, आगे कैसे रहना है, कैसे करना है। सबको फ्री में शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा मानना है, सबको फ्री में क्या करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं उनको भी शिक्षा मिलना चाहिए। अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसे गांव हैं, ऐसे लोग हैं जहाँ पे शिक्षा यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, तो यहाँ पे जाके इनको क्या करने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो शिक्षा की सुविधाओं का जो विस्तार है उसको अग्रसर करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे देश में कोई भी जो बच्चा है या कोई भी जो व्यक्ति है वो अशिक्षित न रहे। क्योंकि जब तक वो शिक्षित नहीं होगा तब तक वो आगे के बारे में नहीं सोच सकता है, क्या बुरा है क्या भला है। ठीक है, बच्चों की संख्या का निर्धारण, बच्चों की संख्या का निर्धारण जो है इसको ध्यान देना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर जितनी छोटी फैमिली रहेगी उतनी ही हम लोग क्या रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास एक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो हम लोग उन्हें अच्छे से क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से अच्छे लाइफ दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बच्चों की संख्या का निर्धारण होती हैं। ठीक है, बच्चों की संख्या का निर्धारण कैसे करते हैं हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारी बच्चों, ये है विवाह योग्य आयु में वृद्धि। ठीक है, विवाह योग्य आयु में जो वृद्धि होती है इसको और क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, जो पुराने थिंकिंग के लोग हैं, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो लड़कियों की जो शादी थी वो 13-14 ईयर्स एज में क्या करते हैं, कर देते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि इस बच्ची के ऊपर या इस गर्ल्स के ऊपर कितनी ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं, इसके शरीर के ऊपर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसे ही मैरिज होगी वो क्या बनेगी, माँ बनेगी, और जब माँ बनेगी तो इसकी जो एज होती है अभी क्या होती है, बढ़ने की एज होती है। ठीक है, परिपक्व होने की एज होती है और उस एज में क्या करती है, उसको पढ़ाई लिखाई ना करवा के उसकी क्या कर दी जाती है, मैरिज कर दी जाती है। एक फैमिली के अंदर उसे बांध दिया जाता है, जो कि इसके माइंड के ऊपर तो असर पड़ता ही पड़ता है और इसके शरीर के ऊपर भी क्या पड़ता है, असर पड़ता है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि विवाह योग्य आयु में वृद्धि, अर्थात जितनी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, किसी की भी मैरिज कर दी जाती है उतनी जल्दी क्या हो जाएंगे, बच्चे होने लगेंगे। ठीक है, और जब बच्चे इतने जल्दी होने लगेंगे तो 1 से 2 बच्चे हो सकते हैं, 3 बच्चे हो सकते हैं, 4 बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो
जो हमारी गवर्नमेंट्स है उस गवर्नमेंट के हित में एक कहना चाहिए, हमारे हित में इसको कहना चाहिए कि जो एज है इसकी एज क्या करनी चाहिए, निर्धारित कर देनी चाहिए। इस समय जो हमारी एज है निर्धारित की गई है 21 से 22 वर्ष की गई है बच्चों, ठीक है। 22 वर्ष की एज में हमें क्या करनी चाहिए, मैरिज जो है, जो सरकार की जो प्लानिंग है, जो प्रोग्राम है, उन्होंने बताया है कि 22 वर्ष या 21 वर्ष में जो शादी है वो कर देनी चाहिए। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, 13 से 14 वर्ष के एज में ही क्या कर देती थी, शादी हो जाती थी। तो जितनी जल्दी किसी की मैरिज होती है उतनी जल्दी इनके पास क्या होते हैं, बच्चे होने लगते हैं। तो जितने जल्दी या जितनी लेट हम लोग मैरिज करेंगे किसी की, उतने ही लेट क्या होंगे, बेबी होंगे, ठीक है, बच्चे पैदा होंगे। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा हमें समझने और बूझने की जो शक्ति होती है, जो माइंड का जो विकास होता है वो हमारे अंदर पैदा हो जाता है या बढ़ने लगता है। उससे हम लोग अपने बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाया जाए, ठीक है। तो जो परिवार कल्याण है, जो परिवार के हित में जो योजनाएं हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, अधिक प्रभावशाली बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए कि इनको टेलीविज़न के ऊपर तरह तरह से प्रोग्राम लाने चाहिए, जिससे क्या सभी के यहाँ जो प्रोग्राम हैं पहुंच सके। और जो आशा लोग होती हैं जो गांव में, जो यहाँ पे जो हॉस्पिटल में रहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, गांव-गांव जाके उनको शिक्षित करना चाहिए कि हम अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं या कैसे रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, यहाँ पे करवाना चाहिए, ठीक है। तो जो नसबंदी की जो प्लानिंग है इसको करवाना चाहिए। जो नसबंदी होती है, कैसे होती है नसबंदी, ठीक है, नसबंदी करने से क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सरकार के थ्रू हमारे गांव में लाना चाहिए, हमें जागरूक करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप लोग देखते होंगे रोड पे पड़े रहते हैं, इन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये सोचते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा क्या करेंगे, कमाएंगे और उतने ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, इनको ये नहीं पता होता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे सबसे पहले उन्हें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा दिक्कतें भी तो पैदा होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसके अंतर्गत आती हैं बच्चों, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं परिवार नियोजन के बारे में कि सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों, ये क्या है, हमारा जो पॉइंट है ये हमारा नसबंदी, ठीक है। क्या है, नसबंदी। नसबंदी को आप लोग जानते होंगे, ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है। तो नसबंदी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, दोनों लोगों में पाई जाती है, मेल के अंदर भी पाई जाती है और फीमेल के अंदर भी पाई जाती है। तो मेल के अंदर जो पाई जाती है उसे बोलते हैं वैक्सोटॉमी, ठीक है। क्या बोलते हैं, वैक्सोटॉमी बोला जाता है बच्चों। मेल का जो शुक्राणु होता है, जो वृषण होता है, जो टेस्टीज होता है, उसे क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, ठीक है। और काट के हटा दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सोटॉमी बोलते हैं, ठीक है। और ट्यूबेक्टॉमी जो होता है वो फीमेल का केस होता है। तो पूछा जाता है 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नर के नसबंदी को क्या बोलते हैं, नर के नसबंदी में क्या करते हैं, ठीक है, ट्यूबेक्टॉमी या वैक्सोटॉमी। तो वैक्सोटॉमी जो सेंटेंस है, जो वर्ड है, ये किसके अंदर है, मेल के अंदर है। और ट्यूबेक्टॉमी जो वर्ड है वो किसके अंदर है, फीमेल के अंदर है। वैक्सोटॉमी जो है वो मेल के अंदर पाया जाता है और ट्यूबेक्टॉमी जो नसबंदी है वो फीमेल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में। किसके बारे में, गर्भ निरोधक गोलियां, ठीक है बच्चों। गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन हमारे मार्केट्स में उपलब्ध होती हैं जिससे हम लोग अपने गर्भ को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं या रोक सकते हैं। ये हार्मोनल्स गोलियां होती हैं, ठीक है। इनके अंदर कुछ हार्मोन्स की तकनीकी पाई जाती है जो हमारे हार्मोन्स को, जो हमारे एग को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। जो हमारा ओवरी होता है, ओवरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं LH FSH, इनको जाके क्या करती हैं, इनका जो लेवल होता है इनको कम कर देती हैं, उनकी लेवल को क्या करती हैं, कम कर देती हैं। और जब LH और FSH, ठीक है, लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, LH यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, LH और FSH,
ठीक है, लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये जो गोलियां होती हैं इनके लेवल को क्या करती हैं, कम कर देती हैं। और इनके लेवल को कम करने का मतलब ये होता है, लेवल का मतलब कंसंट्रेशन, डोज। ठीक है, तो इनका जो कंसंट्रेशन होता है जब फीमेल के अंदर कम हो जाता है तो एग का जो फॉर्मेशन होता है क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, जो अंडाणु बनते हैं फीमेल के अंदर वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो उस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना बचाव या जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाधा विधियां। ठीक है, बाधा विधियां क्या होती हैं बच्चों, हमारी जो बाधा विधियां होती हैं इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारी बाधा विधियां होती हैं इनमें जो मेल का जो स्पर्म होता है, मेल का जो स्पर्म होता है, मेल के स्पर्म को क्या किया जाता है, रोका जाता है किसके अंदर, वेजाइना के अंदर जाने से। ठीक है, बाधा विधियां के अंतर्गत क्या होता है कि जो नर का जो शुक्राणु होता है वो मादा के वेजाइना में क्या करता है, जाने से रोका जाता है। इसे क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो कुछ ऐसी तकनीकी होती हैं जिसे हम लोग ग्रीवा टोपी बोलते हैं या तनुपट बोला जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, बाधा विधियां में करते हैं। बाधा विधियां में इसका प्रयोग करने से क्या होता है कि जो मेल का जो शुक्राणु होता है, जो नर का जो शुक्राणु होता है वो मादा के वेजाइना में पहुंच नहीं पाता। और जब मादा के वेजाइना में शुक्राणु नहीं पहुंच पाएगा तो वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। और जब निषेचन नहीं होगा तो आगे का जो प्रोसेस होता है अर्थात जो बेबी है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये क्या है, कंडोम का प्रयोग होता है। बच्चों मार्केट्स में एक पतली सी झिल्ली मिलती है। ठीक है, जिससे क्या होता है जब भी कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ संभोग करने जाता है या इससे किसी फिजिकली अटैचमेंट रखता है तो कंडोम जो होता है एक पतली सी पॉलिथीन होती है, पॉलिथीन रूप होती है, पॉलिथीन नहीं होती मतलब पॉलिथीन के जैसा होता है। ठीक है, और इसका जो यूज़ होता है, जो मेल होता है वह अपने शिश्न के ऊपर क्या करता है, चढ़ा लेता है। और उसको चढ़ा के जब वो किसी के साथ फिजिकली अटैच होता है, संभोग करता है, तो जब संभोग करता है तो इसका जो शुक्राणु होता है, ठीक है, मेल का जो शुक्राणु होता है इस झिल्ली के अंदर क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। और फीमेल के अंदर मतलब फीमेल के वेजाइना के अंदर क्या होता है, प्रवेश नहीं कर पाता। ठीक है, और जब प्रवेश नहीं कर पाता है तो वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब निषेचन नहीं होगा। ठीक है, निषेचन नहीं होगा इसका। ठीक है, जब निषेचन नहीं होगा बच्चों तो आगे की जो प्रोसेस है वो नहीं होगी बच्चों। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जैसा कि जनसंख्या नियंत्रण हमेशा पूछा जाता है, परिवार नियोजन की विधियां क्या हैं। ठीक है, इसमें आप लोग याद रखेंगे बाधा विधियां, गर्भ निरोधक गोलियां। नसबंदी में क्या होता है, नसबंदी में मेल के शुक्राणु की जो शुक्रवाहिनियां होती हैं इनको काट के बांध दिया जाता है। ठीक है, काट के बांधने से क्या होता है कि जो हमारा शुक्राणु जब रिलीज होगा तो आगे जा ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, और जब आगे नहीं जा पाएगा तो जब तक शुक्राणु नहीं जाएगा तब तक फ्यूज मतलब फर्टिलाइजेशन, निषेचन नहीं होगा। और इसी तरह ट्यूबेक्टॉमी में भी होता है। ट्यूबेक्टॉमी जो होता है फीमेल के केस में होता है। इनको भी ऑपरेशन, आप लोग ऑपरेशन का नाम सुने होंगे, गांव की भाषा में नसबंदी बोला जाता है। अब लोग एडवांस हो रहे हैं धीरे धीरे तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं ये हार्मोन्स की गोलियां होती हैं। तो फीमेल के अंदर से दो हार्मोन जो रिलीज होते हैं इनके गर्भाशय से, LH और FSH। ठीक है, लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं बच्चों वो जो रिलीज होते हैं, लुटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन जो रिलीज होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो हमारे गैमेट्स होते हैं इनको क्या करते हैं, रोक देते हैं। गैमेट्स क्या करते हैं, इनको रोक दिया जाता है। और जैसे ही ये रोकते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, इनका जो लेवल होता है, जो कंसंट्रेशन होता है वो
कम हो जाता है, ठीक है। और बाधा विधिया में जैसा कि मैंने बताया कि जो पुरुष का जो शुक्राणु होता है, ठीक है, पुरुष का जो शुक्राणु होता है इसको रोका जाता है फीमेल के विजाइना में जाने से, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि ये जो बीमारी थी अभी जो जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आ रही है, एड्स और HIV के बारे में, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या होता है बच्चों। जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो हार्मोन्स होते हैं LH और FSH बच्चों, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये दोनों हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और ये जो हार्मोन होते हैं जो रिलीज होते हैं, तो जो गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं इनकी कंसंट्रेशन को क्या करती हैं, रोक देती हैं, ठीक है। और जैसे इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, आगे की प्रोसेस जो होती है, जो अंडाशय होता है हमारा, जो अंडाणु जो एग होता है, इसको क्या करेंगे, इसके लेवल को बढ़ा नहीं पाती हैं। तो एक डिजीज के बारे में हमने बात किया था जिसका नाम है एड्स, ठीक है, एड्स, AIDS, ठीक है। एक बहुत ही फेमस डिजीज़ है, ठीक है। और ये किससे फैलता है बच्चों, HIV से फैलता है। HIV जो है ये इसका क्या है, वायरस है, ये याद रखेंगे, ठीक है। HIV क्या है, वायरस है। HIV क्या है, वायरस है। और एड्स क्या है, बीमारी है, ठीक है। तो कभी कभी बच्चों इसका नाम पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे। ए से क्या होता है, एक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेन कापी लेकर इसका नाम नोट करें, एक्वायर्ड, ठीक है। ए से क्या होता है, एक्वायर। एक्वायर का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, ठीक है। एक्वायर। इम्यूनो, इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम, क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है, एक्वायर इम्यूनो, ठीक है। डी से मतलब होता है डिफिशियंसी और एस का मतलब होता है सिंड्रोम, ठीक है बच्चों। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है एड्स का फुल फॉर्म होता है, ये आप याद रखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। HIV का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बच्चों, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में ही डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ठीक है। ये दो नाम आप याद रखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है और HIV का पूरा नाम क्या होता है। तो एड्स जो है बीमारी है और HIV इसका वायरस है, ठीक है। HIV क्या है, वायरस। HIV के द्वारा ही क्या होता है, एड्स होता है। बच्चों आप लोग एक चीज़ और याद रखेंगे, आपको एक चीज़ और याद रखवाना है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब होता है बच्चों आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड जो होता है वो RNA होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ठीक है। देखो जो वायरस होता है मोस्टली ये दो चीज़ों से मिलके बना ही होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट इज़ वायरस, वायरस क्या है, तो आप क्या बताओगे, इट इज़ अ न्यूक्लियो प्रोटीन। यह क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्यों, क्योंकि ये किससे मिलके बना होता है, न्यूक्लिक एसिड से प्लस प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलके बना होता है और इसीलिए क्या बोला जाता है, इसे न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। इसे किस नाम से जाना जाता है,
न्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। और वायरस, सारे वायरस किससे मिलके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप लोग जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड मोस्टली 2 टाइप का होता है बच्चों, डीएनए एंड आरएनए। एक चीज़ यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है, या वायरस का, विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। आपसे दे देगा डीएनए होता है, आरएनए होता है, ठीक है, डीएनए आरएनए दोनों होता है, प्रोटीन होता है। तो बच्चों एक चीज़ याद रखना कि वायरस के केस में इन दोनों में से केवल एक ही पाया जाएगा, या तो डीएनए या तो आरएनए, ठीक है, या तो डीएनए या तो आरएनए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। या तो डीएनए, केवल एक, या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। या तो डीएनए या तो आरएनए, दोनों नहीं पाए जाएंगे। हम लोगों के केस में क्या होता है? दोनों पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए पाया जाता है, और दोनों का फंक्शन क्या होता है हमारे केस में? अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन वायरस के केस में दोनों का फंक्शन क्या होता है? एक ही करता है, या तो केवल डीएनए ही पाया जाएगा या तो केवल आरएनए ही पाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एड्स के बारे में। तो मैंने जैसा कि बताया, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर का मतलब एक ऐसी बीमारी जिसको हम लोग क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, लेना, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि ये जन्म से बीमारी होती। ऐसा किसी को सुना है आप लोगों ने कि एड्स इसको एक बच्चा पैदा हुआ, इसको एड्स था? ऐसा बहुत नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी, मतलब एक ऐसी बीमारी जिसको हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। और कैसे लेते हैं इसे? ठीक है, आप किसी के साथ जब फिजिकली अटैच होंगे, तो क्या हो जाएगा? ये जो वायरस होता है वो आपके अंदर आ जाता है, ठीक है। ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, ठीक है। तो मेल अगर फीमेल के साथ अटैच होता है तो क्या हो सकता है? आपको HIV जो वायरस है वो आपके अंदर आ सकता है। HIV जो वायरस है वो आपके अंदर आ सकता है, ठीक है। समझ में आया बात? अगर बात समझ में आई तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार इसे लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो मेल अगर फीमेल के साथ अटैच होता है, ठीक है, या इससे फिजिकली कांटेक्ट रखता है तो HIV इसके अंदर क्या होता है? आ जाता है, ठीक है। और एक ऐसा वायरस होता है बच्चों कि तुरंत नहीं पता चलेगा कि हमारे अंदर HIV आया है, क्योंकि ये जो होता है 5 to 6 ईयर्स, मतलब 5 से 6 साल बाद जो होता है, इसका जो लक्षण होता है वो हमारे अंदर देखने को मिलता है। क्या होता है? इसका जो लक्षण होता है 5 से 6 साल बाद क्या होता है? हमारे अंदर देखने को मिलता है। और इसके बीच वाली जो कंडीशन होती है, 5 से 6 साल के बीच वाली जो कंडीशन, मतलब 1 से 4 साल तक, उसमें हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं? सर्दी रहेगा, जुकाम रहेगा, ठीक है, होंठ काले होते जाएंगे, मतलब दिन प्रतिदिन जो आपका हेल्थ है वो गिरता चला जाएगा। और उस समय आपको अगर सर्दी जुकाम है तो आप दवा लेने जाओगे, तुरंत ठीक हो जाओगे, जब तक दवा खाओगे तब तक ठीक रहोगे, फिर हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, किसी को तुरंत तो पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर HIV है, ठीक है। बहुत दिनों बाद अगर आपको नहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तब जाके डॉक्टर क्या करते हैं? लिखते हैं कि भैया जाके चेक कराओ, ठीक है। जब चेक कराओगे तब जाके आपको पता चलता है कि हाँ आपके अंदर ये कमी है। तो 5 से 6 साल बाद इसका जो लक्षण होता है हमारे अंदर देखने को मिलता है। तब तक होता क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है बच्चों, यह एक क्या है? हमारी आर्मी सेना है। जैसे हमारे देश में आर्मी सेना होती है हमारे दुश्मनों से लड़ने के लिए, इसी तरह हमारे बॉडी में भी एक आर्मी सेना होती है हमारे रोगों से लड़ने के लिए, जिसका नाम होता है इम्यून सिस्टम। क्या नाम होता है? इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। और ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या होती है? इससे फाइट करती है, ठीक है। तो इसका एक सीधा सा आंसर ये होता है बच्चों कि जो मेल हैं
वो फीमेल से दूर रहें और जो फीमेल हैं वो मेल से दूर रहें, सीधी सी बात। क्योंकि इसका जो वायरस होता है वो मोस्टली किससे फैलता है? ब्लड से ही फैलता है। किससे फैलता है? ब्लड से। जब तक ब्लड से ब्लड कांटेक्ट नहीं होगा तब तक ये वायरस आपके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो कैसे कैसे फैल सकता है? सपोज दैट हम लोग कहीं पे, अगर हम लोग बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ लोग अपना हेयर कटिंग करवाने सैलून में जाते हैं। तो जब ये हेयर कटिंग कटाने सैलून में जाते हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए कि जो नाई होता है वो ब्लेड चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर इससे पहले वाले किसी का वो हेयर काटा है, इसी ब्लेड से अगर आपको भी कर दिया तो उसको नहीं पता रहता है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो इस ब्लेड के ऊपर जो ब्लड लगा रहेगा वो आपके अंदर भी क्या हो सकता है, इसके थ्रू जो वायरस है वो आपके अंदर आ सकता है। पहले लोगों, अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन पहले क्या, जो लोग डॉक्टर्स थे वो एक ही सिरिंज से सबको क्या करते थे, इंजेक्शन लगाते थे, ठीक है। तो एक सिरिंज से इंजेक्शन लगाने का मतलब, सिरिंज आप किसी के बॉडी में अगर घुसा रहे हो तो उसमें से जो ब्लड निकलता है, ठीक है, उस सिरिंज में लगा रह सकता है, ठीक है। और वही सिरिंज अगर किसी दूसरे पेशेंट के अंदर आप इंटर करवा रहे हो तो उसके थ्रू भी वायरस जाने की क्या है, संभावना है। और तीसरा जो कारण होता है सेक्सुअलिटी, ठीक है। आप किसी भी पर्सन के साथ अगर सेक्स करते हो तो इसके थ्रू वो क्या होता है, वायरस आपके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे तो मेरा मानना है कि अगर बच्चे हैं, मेल हैं तो फीमेल से दूर रहें, सीधी सी बात, और फीमेल हैं तो मेल से दूर रहें, सीधी सी बात, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं बच्चों। अगर ये वीडियो, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर ये चैप्टर, ये टॉपिक आपको समझ में आई तो अपने फ्रेंड को भी सेंड कर दें ताकि उन्हें भी कुछ जानने की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।